सन 1930 का दशक, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का साया था, लेकिन उससे भी गहरा था समाज का अंधकार। एक ऐसा अंधकार जो शरीर को पवित्र मानता था, मगर शरीर की जरूरतों को अपवित्र। उस दौर में कोई अगर कहता था कि स्त्री को भी यौन सुख का अधिकार है, तो समाज उसकी जुबान काटने को तैयार हो जाता था। अगर कोई कहता था कि गर्भनिरोधक ज्ञान जरूरी है, तो उसे अश्लीलता का प्रचारक कहा जाता था। और ऐसे ही समय में एक आदमी खड़ा हुआ, अकेला लेकिन दृढ़। नाम था रघुनाथ ढोंडो कर्वे। उसने एक पत्रिका शुरू की, समाज स्वास्थ्य, जो लोगों को सिखाती थी कि कामवासना कोई पाप नहीं, बल्कि प्रकृति का हिस्सा है, और स्त्री का शरीर केवल संतान उत्पत्ति का यंत्र नहीं, उसकी भी इच्छाएं होती हैं। पर समाज भड़क गया। हिंदू महासभा से लेकर ब्राह्मण महासभा तक हर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। आरोप था अश्लीलता फैलाने का, पर अदालत में उसका बचाव करने कोई नहीं आया, सिवाय एक ऐसा व्यक्ति जो खुद समाज के हाशिए पर था, लेकिन इंसानियत के पक्ष में खड़ा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अगर सेक्स पर बात करना अपराध है, तो फिर विज्ञान भी अपराध है। ज्ञान कभी अश्लील नहीं हो सकता। यह कहानी सिर्फ एक पत्रिका की नहीं है, यह कहानी है आजादी से पहले जन्मी उस आजादी की, जो बोलने, जानने और समझने के अधिकार के लिए लड़ी गई थी। यह कहानी है शब्दों पर मुकदमे की। और आज जब सोशल मीडिया पर हर बात खुलकर होती है, क्या हम कभी सोचते हैं कि किसी ने इसकी कीमत चुकाई थी, किसी ने न्याय के लिए अदालतों में लड़ा था? तो आइए जानते हैं उस समाज स्वास्थ्य की कहानी, जो समाज की सच्ची सेहत के लिए थी, लेकिन समाज ने ही उसे बीमार कह दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज एक चर्चा और बहस का मुद्दा बन गया है। 1934 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने बतौर वकील एक ऐतिहासिक केस लड़ा था। अदालत ने आम्बेडकर के व्यक्त किए गए विचार आज की तारीख में भी लागू होते हैं। यह समाज स्वास्थ्य नामक एक पत्रिका के लिए लड़ा गया मुकदमा था। 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र के रघुनाथ ढोंडो कर्वे अपनी पत्रिका समाज स्वास्थ्य के लिए रूढ़िवादियों के निशाने पर रहते थे। कर्वे अपनी पत्रिका में यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, नग्नता, नैतिकता जैसे उन विषयों पर लिखा करते थे जिस पर भारतीय समाज में खुले तौर पर चर्चा नहीं हुआ करती थी। स्वस्थ यौन जीवन और इसके लिए चिकित्सा सलाह पर केंद्रित उनकी पत्रिका में कर्वे ने इस संवेदनशील मुद्दे पर निडरता पूर्वक चर्चा करते थे। वो तर्कसंगत और वैज्ञानिक बातें लिखते थे। दोस्तों, उस समय में लोगों की आम जिंदगी पर अत्यधिक धार्मिक प्रभाव वाले समाज के रूढ़िवादियों को उनके लेख से बेहद चिढ़ थी। इस दौरान उनके कई दुश्मन बन गए, लेकिन कर्वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लिखने के साथ ही अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन तब भारत का राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व इतना मजबूत नहीं था कि वो कर्वे का पक्ष लेता और उनके लेखन का समर्थन कर पाता। ऐसे समय में बाबा साहेब आम्बेडकर कर्वे के लिए मसीहा बनकर सामने आए और उनके लिए अदालत में वकालत की। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उस समय में भारत के सामाजिक सुधारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में से एक है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। 1931 में कर्वे को पहली बार पुणे में रूढ़िवादी समूह ने उनके एक लेख व्यभिचार के प्रश्न के लिए उन्हें अदालत में घसीटा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद 100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जब कर्वे ने उच्च न्यायालय में अपील की, तो मामले की सुनवाई जज इंद्रप्रस्थ मेहता के सामने हुई और उनकी अपील खारिज कर दी गई। 3 साल के भीतर ही फरवरी 1934 में कर्वे दोबारा गिरफ्तार किए गए। इस बार समाज स्वास्थ्य के गुजराती संस्करण में पाठकों द्वारा निजी यौन जीवन के बारे में सवाल के जवाब रूढ़िवादियों को अच्छा नहीं लगा। प्रश्न हस्तमैथुन और समलैंगिकता के विषय में थे, जिसका कर्वे ने खुलकर उत्तर दिया था। तब समाज में इस तरह की बातें करना अश्लील और हानि पहुंचाने वाला माना जाता था। लेकिन इस बार कर्वे अकेले नहीं थे। तब मुंबई के एक सधे हुए द ग्रेट वकील
बैरिस्टर B.R. आम्बेडकर उच्च न्यायालय में उनके लिए लड़ने को तैयार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय तक महाड़ और नासिक सत्याग्रह के बाद आम्बेडकर वंचितों के लिए लड़ने वाले राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में आरक्षण की मांग और महात्मा गांधी के साथ प्रसिद्ध पुणे समझौता कर चुके थे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अम्बेडकर ने कर्वे का केस क्यों लिया। आम्बेडकर अपने राजनीतिक और सामाजिक मिशन में पूरी तरह व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने कर्वे का केस क्यों लिया, और वो भी उस मसले पर जिसका समाज में अस्तित्व नहीं था और जिस पर तीखी प्रतिक्रिया का मिलना भी लगभग तय था। आखिर उन्हें कर्वे का मामला अपने हाथ में लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो दोस्तों, मराठी नाटककार प्रोफेसर अजीब दलवी ने आम्बेडकर के उसी कोर्ट केस पर आधारित एक नाटक समाज स्वास्थ्य बनाया है। प्रोफेसर दलवी कहते हैं, आम्बेडकर निश्चित तौर पर दलितों और वंचितों के नेता थे, लेकिन वो पूरे समाज के लिए सोच रखते थे। सभी वर्गों से बना आधुनिक समाज उनका सपना था और वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। भीमराव आम्बेडकर के पोते प्रकाश आम्बेडकर कहते हैं, उन्होंने 1927 में मनुस्मृति क्यों जलाई? क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा साहित्य व्यक्तिगत आजादी को दबा देता है। इसलिए जहां भी व्यक्तिगत आजादी के लिए संघर्ष चला, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर उसके पीछे खड़े हुए। वो कहते हैं कि समाज स्वास्थ्य के मामले में हम देख सकते हैं कि यहाँ कट्टरपंथी ब्राह्मणवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के खिलाफ खड़ा था। इसलिए उन्होंने इस केस को लिया। आम्बेडकर ने अपनी पूरी पढ़ाई और शोध यूरोप और अमेरिका में किया, इसलिए वो भारत में उदारवादी परंपराओं के साथ ही आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारों से भी प्रभावित हुए। कर्वे के लेखों में उनका तर्कवादी विचार साफ झलकता है। इसलिए जिस विषय पर बड़े से बड़े नेता बोलने में हिचकते, आम्बेडकर ने इसे आसानी से अपने हाथों में ले लिया। यौन मामलों पर लिखना अश्लीलता नहीं, कर्वे ने पाठकों के वास्तविक संदेहों का केवल उत्तर दिया और सरकार ने रूढ़िवादियों को खुश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे आम्बेडकर आश्चर्य में पड़ गए। अगर समाज स्वास्थ्य का विषय यौन शिक्षा और यौन संबंध है और आम पाठक उसके विषय में प्रश्न पूछता है, तो उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? यह आम्बेडकर का सीधा सवाल था। अगर कर्वे को इसका उत्तर नहीं देने दिया जाए तो इसका मतलब है पत्रिका को बंद कर दिया जाना चाहिए। दलवी कहते हैं, आम्बेडकर के लिए कर्वे को समाज की तथाकथित नैतिक मान्यताओं के अनुसार जवाब देने के लिए बाध्य किया जाना भी अन्याय है। मामले में फिर 28 फरवरी से 24 अप्रैल 1934 के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मेहता के सामने दलील रखी गई। कर्वे के खिलाफ मुख्य आरोप यौन मुद्दों पर सवालों के जवाब देकर अश्लीलता फैलाना था। प्रोफेसर दलवी बताते हैं, आम्बेडकर का पहला तर्क यह था कि अगर कोई यौन मामलों पर लिखता है तो इसे अश्लील नहीं कहा जा सकता। हर यौन विषय को अश्लील बताने की आदत को छोड़ दिया जाना चाहिए। इस मामले में हमें केवल कर्वे के जवाबों पर नहीं सोचकर सामूहिक रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे राजनीतिक नेता आज भी इस तरह के मुद्दों पर कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं आम्बेडकर 80 साल पहले ही इस पर निर्णायक स्थिति में थे। दलवी कहते हैं, न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि हमें इस तरह के विकृत प्रश्नों को छापने की आवश्यकता क्यों है, और यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके जवाब ही क्यों दिए जाते हैं। इस पर आम्बेडकर ने कहा कि विकृति केवल ज्ञान से ही हार सकती है, इसके अलावा इसे और कैसे हटाया जा सकता है। इसलिए कर्वे को लोगों के सभी सवालों को जवाब देने चाहिए थे। यौन शिक्षा का अधिकार। आम्बेडकर ने अदालत में इस विषय पर आधुनिक समाज में उपलब्ध साहित्य और शोध का उल्लेख भी किया। उन्होंने समलैंगिकों पर हेवलॉक एलिस के शोध को भी अदालत में पेश किया। उनका मानना था कि यदि लोगों में इस तरह की भी इच्छा होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें अपने तरीके से खुशी हासिल करने का अधिकार है। प्रोफेसर दलवी कहते हैं, उस दौर में जब कोई भी यौन संबंधों पर खुलकर नहीं बोलता था, समलैंगिकता पर आम्बेडकर के विचार मेरे लिए क्रांतिकारी है।
आम्बेडकर दो अधिकारों पर बिल्कुल दृढ़ थे। एक यौन शिक्षा का अधिकार, वो इसके खिलाफ किसी धार्मिक रूढ़िवादी विचार को नहीं आने देना चाहते थे। ये पारंपरिक बाधाएं थीं। प्रकाश आम्बेडकर कहते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं, भारतीय समाज में कामुकता का प्रश्न वैदिक परंपराओं से संबंधित है। समाज के कुछ वर्ग उदार विचारों के रास्ते चलने को तैयार थे, लेकिन वैदिक परंपराओं को मानने वाला उच्च वर्ग रूढ़िवादी विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहेब इस परंपरागत धारणा के खिलाफ थे। दलवी कहते हैं, बाबा आम्बेडकर की स्थिति केवल अदालत में तर्कों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके राजनीतिक कामों में भी दिखा। कर्वे ने अपने लेखन के माध्यम से परिवार नियोजन की जरूरत पर जोर दिया और आम्बेडकर ने एक सांसद के रूप में इसे क्रियान्वित किया। आम्बेडकर 1937 में तत्कालीन बंबई क्षेत्रीय सभा में परिवार नियोजन पर एक बिल लाए। इस विषय पर उनका विस्तृत भाषण उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो दूसरा अधिकार था जिसके लिए वो लड़े। वो इस बात से सहमत नहीं थे कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी खास विषय पर कोई बात नहीं सुनना चाहता या पसंद नहीं करता है, तो किसी और को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उदारवादी रवैया अपनाते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि जब हम सभी मुद्दों पर खुलकर बहस और चर्चा करेंगे, तभी समाज से विकृतियां जाएंगी। ज्ञान ही इसका एकमात्र जरिया है। प्रोफेसर दलवी अंत में कहते हैं, क्या आज हमारे समाज में समाज स्वास्थ्य जैसी कोई पत्रिका उपलब्ध है? बीते युग में बड़े बड़े नेताओं ने कामुकता को छोड़कर कई विषयों पर खुलकर बातें की। बहुत कम लोग इस पर बातें करने की हिम्मत रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इसकी जरूरत है। R.D. कर्वे और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर 1934 की वो लड़ाई अदालत में हार गए। अश्लीलता के लिए कर्वे पर एक बार फिर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन ऐसी लड़ाइयां वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव परिणाम से परे है।